नमस्कार। न्यूज नंबर पर एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नीतू गौरकिला। भविष्य की सबसे बड़ी जो चुनौती है वो साइबर जंग होगी। जी हां, साइबर युद्ध या साइबर आतंकवाद यानी इंटरनेट के माध्यम से संचालित की जाने वाली ऐसी आपराधिक आतंकी गतिविधियां जिसमें कोई व्यक्ति, संगठन, देश, दुनिया और समाज को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे। अभी तक देश में कई ऐसे गैर कानूनी काम होते रहे हैं, जैसे ऑनलाइन ठगी, बैंकिंग में सेंध लगाना वगैरह वगैरह। लेकिन साइबर जंग या आतंकवाद हैकिंग के रूप में भी एक चेहरा ऐसा हो सकता है जिसमें उन वेबसाइटों और प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया जाएगा जिनका सीधा संबंध भारत से है। Press the bell icon and never miss a video from newsnumber.com। इस साल अगस्त महीने में हर साल की तरह अमेरिका के लॉस वेगास में एक खास मेला लगा। ये मेला था हैकर्स का, जिसमें साइबर एक्सपर्ट से लेकर बच्चों तक हर उम्र के लोग हैकिंग का हुनर दिखा रहे थे। लॉस वेगास में हर साल हैकर्स जमा होते हैं। इनके हुनर की निगरानी करके अमेरिका के साइबर एक्सपर्ट से समझते हैं कि हैकर्स का दिमाग कैसे काम करता है, वो कैसे बड़ा ऑपरेशन चलाते हैं। जिस वक्त हैकर्स का ये मेला लास वेगास में लगा था, ठीक उसी वक्त हैकर्स ने एक भारतीय बैंक पर साइबर अटैक करके करीब $3 करोड़ की रकम उड़ा ली। दुनिया भर में हर वक्त सरकारी वेबसाइट से लेकर बड़ी निजी कंपनियों और आम लोगों पर साइबर अटैक होते रहते हैं। हाल में इसकी एक बड़ी मिसाल चीनी हैकरों द्वारा किए गए साइबर हमलों के रूप में मिली। आरोप है कि पिछले साल लद्दाख की गलवान घाटी में मुंह की खाने के बाद चीन लगातार भारत पर साइबर हमलों को अंजाम देने में जुटा हुआ है। कोरोना वैक्सीन के मामले में दुनिया में भारत की बढ़ती प्रतिष्ठा चीन को हजम नहीं हो रही। तभी तो कोरोना वैक्सीन बनाने वाली भारतीय कंपनियां चीनी हैकर्स के निशाने पर हैं। देश में इन दिनों कोरोना का वैक्सीनेशन प्रोग्राम चलाया जा रहा है। ऐसे में भारतीय वैक्सीन निर्माताओं के आईटी सिस्टम को हैकरों द्वारा हैक करने का प्रयास किया गया है। बता दें कि इस हैकिंग की कोशिश चीन के एक हैकर ग्रुप ने की है। रॉयटर्स ने साइबर इंटेलिजेंस फर्म के हवाले से बताया है कि जिन दो वैक्सीन निर्माताओं के आईटी सिस्टम को हैक करने की कोशिश की गई, उनके वैक्सीन के डोज का उपयोग देश के टीकाकरण अभियान में किया जा रहा है। बताया गया कि इसका मकसद भारत की कोरोना वैक्सीन सप्लाई चेन को बाधित करना था। रिपोर्ट के मुताबिक चीन समर्थित हैकर्स के एक ग्रुप ने हाल के हफ्तों में कोरोना वैक्सीन बनाने वाली 2 भारतीय कंपनियों के आईटी सिस्टम को निशाना बनाया। इनमें भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यानी SII शामिल हैं। हैकर्स ने इन कंपनियों की आईटी सिक्योरिटी में सेंध लगाने की कोशिश की। तो हैकिंग लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन कुछ देश ऐसे हैं जहां पर हैकर्स को तैयार किया जाता है, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है ताकि वो आगे चलकर देश को फ़ायदा पहुंचा सकें। लेकिन अगर हम भारत की बात करें तो भारत में फ़िलहाल ऐसा कुछ नहीं है। और ये भी है कि भारत के संबंध में अगर हैकिंग की कोई ताज़ा घटना सामने आती है तो ये बहुत बड़ी मानी जाएगी, क्योंकि इसकी 2 वजह हैं। पहला ये कि एक तो भारत सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में खुद को इतना मजबूत नहीं मानता है और ख़ुद को आगवा सा महसूस करता है। और हालांकि जो आईटी एक्सपर्ट हैं भारत में वो पूरी दुनिया में अपने नाम का लोहा मनवा चुके हैं, लेकिन बावजूद इसके अभी भी पूरा कॉन्फिडेंस भारत के अंदर नहीं है। हालांकि 2013 में राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति जो है वो लागू की गई थी, जिसमें देश के साइबर सुरक्षा इंफ्रास्ट्रक्चर की रक्षा के और प्रमुख रणनीतियों को अपनाने की बात कही गई थी। बावजूद इसके अभी तक इतना स्ट्रॉन्ग इस सेक्टर में भारत खुद को नहीं मानता। सिंगापुर और टोक्यो में स्थित साइबर इंटेलिजेंस फर्म साई फर्म ने बताया है कि चीनी हैकर्स APT10, जिसे स्टोन पांडा के नाम से भी जाना जाता है, ये भारत के बायोटेक और SII के आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर और सप्लाई चेन सॉफ्टवेयर की कमजोरियों का पता लगाने की कोशिश की थी। बता दें कि SII दुनिया के कई देशों के लिए वैक्सीन बना रहा है। संकट अकेले भारत का नहीं है। अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोपीय संघ सहित दुनिया के कई देश इस किस्म के साइबर युद्ध से त्रस्त हैं। पिछले कुछ सालों में अमेरिका जैसे देशों के सैन्य संस्थानों पर भी कई बार साइबर हमले हुए हैं। इन हमलों के 2 प्रकार हैं। इनमें से एक का मकसद कंप्यूटर सिस्टम को खराब करना है ताकि लोग उनकी सुरक्षा करने वाले उपायों को खरीद कर अपनाएं। दूसरी तरह के हमले फिशिंग टिप्स कहलाते हैं। इनका उद्देश्य किसी देश से जुड़ी संवेदनशील सूचनाएं हासिल करना होता है। कुछ देशों के हैकर इस मामले में काफी सिद्धहस्त हैं। साल 2007 में ब्रिटिश खुफिया एजेंसी MI5 के महानिदेशक
जॉनसन इवॉन्स ने इस बारे में जानकारी दी थी कि चीन जैसे कुछ देश साइबर हमले कराने में महारत हासिल कर चुके हैं। दावा है कि 2003 से ही चीन अपने सैन्य हैकरों की मदद से पूरी दुनिया के कंप्यूटर नेटवर्क में सेंध लगा रहा है। उसके हैकरों ने अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा और F-16 लड़ाकू विमान बनाने वाली कंपनी लॉकहीड मार्टिन जैसे प्रतिष्ठानों की वेबसाइटों को हैक किया था। हालांकि चीन सरकार दावा करती है कि हैकिंग के ये काम गैर सरकारी लोगों के हो सकते हैं, पर दुनिया इससे सहमत नहीं है। मगर एक देश ऐसा है जहां की साइबर हैकिंग सेना पूरी तरह से सरकारी है। इस देश का नाम है उत्तर कोरिया। उत्तर कोरिया में हैकर्स की सेना को चलाती है वहां की खुफिया एजेंसी RGB। उत्तर कोरिया में 13-14 साल की उम्र से ही बच्चों को हैकिंग के लिए ट्रेनिंग दी जाने लगती है। स्कूलों से ही प्रतिभाशाली बच्चों को छांटकर हैकिंग की खुफिया सेना में दाखिल कर दिया जाता है। गणित और इंजीनियरिंग में तेज छात्रों को सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की ट्रेनिंग दी जाती है। फिर या तो वो हैकर बनते हैं या सॉफ्टवेयर इंजीनियर। संसाधनों की कमी की वजह से उत्तर कोरिया में बच्चे पहले कागज के कीबोर्ड पर अभ्यास करते हैं जो तेज तर्रार होते हैं। बाद में उन्हें कंप्यूटर मुहैया कराया जाता है। उत्तर कोरिया अपने यहाँ के बहुत से छात्रों को चीन या दूसरे एशियाई देशों में IT की पढ़ाई करने के लिए भेजता है ताकि वो साइबर दुनिया को अच्छे से समझ सकें और देश के काम आ सकें। इनमें से कई छात्र पढ़ाई पूरी करके चीन या दूसरे देशों में ही रुक जाते हैं और वहीं से अपने देश के लिए हैकिंग का काम करते हैं। ये उत्तर कोरियाई हैकर्स 80,000 से $1,00,000 लेकर फ्रीलांस हैकिंग करते हैं ताकि अपने देश के लिए पैसे कमा सके। इनके निशाने पर क्रेडिट कार्ड, बैंक के खाते हुआ करते हैं ताकि आसानी से कमाई हो सके। उत्तर कोरिया के हैकर्स ने दुनिया के कई बैंकों पर बड़े साइबर हमले करके करोड़ों की रकम उड़ाई है। इनके निशाने पर लैटिन अमेरिका देश एक्वाडोर से लेकर पड़ोस के देश तक रहे हैं। एक समस्या ये है कि अभी भी दुनिया में कोई ऐसा अंतर्राष्ट्रीय सिस्टम नहीं बना है जो इंटरनेट सेवा प्रदाताओं को अपने पास मौजूद सूचनाएं किसी देश की सरकार के साथ साझा करने को मजबूर कर सके। ये भी साफ नहीं है कि अगर सूचनाओं के आदान प्रदान को लेकर किसी इंटरनेट सेवा प्रदाता के साथ कोई समस्या या विवाद उत्पन्न होगा तो उनकी सुनवाई कहाँ होगी, यानी उसका न्यायिक क्षेत्राधिकार कहाँ माना जाएगा। लेकिन ऐसे सारे मामलों में चीन खुद जैसी तैयारी कर रहा है। उससे स्पष्ट है कि अगर हम चाहें तो हैकिंग से निपटा जा सकता है। बहरहाल आज साइबर जो अपराधियों का साम्राज्य है वो काफ़ी फल फूल रहा है। अरबों खरबों की जो कमाई है वो इसके ज़रिए हो रही है। कई देश ऐसे हैं जो जहाँ की सरकारें इन हैकर्स को हायर करती हैं, इनको भाड़े पर लिया जाता है और ये एक देश की जानकारी दूसरे देश को प्रोवाइड करते हैं, उसके बदले में इनको पैसे दिए जाते हैं। ये बैंकों और सरकारी वेबसाइटों में काम को लेकर, सरकारी वेबसाइटों को लेकर जो निजी कंप्यूटर और मोबाइल हैं उनमें सेंध लगाने का जो है काम कर रहे हैं और इसका नुकसान देश को तो है ही है, इसके साथ ही एक जो विश्वसनीयता होती है वो भी कहीं ना कहीं देश खोते जा रहे हैं। और इसके साथ ही आगे बात करें तो इन्हें कई देशों में सरकारें ट्रेनिंग भी दे रही हैं। जैसे कि पहले भी हमने जिक्र किया था कि कई सरकार ऐसी हैं जो स्कूलिंग टाइम से ही बच्चों को हैकिंग की ट्रेनिंग देती हैं। उसके बाद उनको आगे चल के हैकर्स के तौर पर तैयार किया जाता है जिससे कि वो दूसरे देश की जानकारी बड़ी आसानी से निकाल सकें और अपने देश को फ़ायदा पहुंचा सकें। मामला चाहे चीन, पाकिस्तान कहीं के हैकरों का क्यों ना हो या कोरियाई हैकरों का क्यों ना हो, ये ऐसे देश हैं जहां पर हैकिंग बड़ी तेज़ी से हो रही है। यहां पर हैकर्स तैयार किए जा रहे हैं जिससे कि आने वाले समय में हम कह सकते हैं कि ख़तरा भारत को है, क्योंकि भारत में इस तरीके का कुछ भी अभी तक फ़िलहाल काम नहीं है। यहाँ पर हैकर्स नहीं तैयार किए जाते। तो कुल मिलाकर हम यही कहेंगे कि हैकिंग का ये जो सिस्टम है जो चल रहा है ये आने वाले समय में भारत को एक बड़ी चुनौती दे सकता है और इससे लड़ने के लिए भारत को अभी से ही तैयार होना होगा। आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए newsnumber.com।